गिरफ्त में आईटी के महाठग। जिस तरह से साइबर क्राइम लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, तमाम सारे जो सोशल साइट्स हैं एक तरफ लोगों को सुविधा देते हैं, तमाम तरह की अन्य फायदे उसके हैं, लेकिन यही सोशल साइट्स कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक हैं, घातक हैं, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें तो समय के साथ दुनिया बदली, देश बदला, समाज बदला और लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया। ठीक इसी तरह अपराध और अपराधियों के तरीके भी बदले। आज के अपराधी पढ़े लिखे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, जिसके जरिए उन्होंने क्राइम को भी हाईटेक बना दिया है। हम इस तरह के अपराध को साइबर क्राइम कहते हैं। बालाघाट में जिस तरह की ठगी हुई, जिस तरह से लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, सिर्फ ये बालाघाट भर का मामला नहीं है। ऐसे तमाम सारे मामले रोज आ रहे हैं देश में, प्रदेश में, जिसमें साइबर क्राइम के जरिए लोगों के साथ ठगी की जा रही है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। चाहे हम बात करें फेसबुक के जरिए, हम बात करें व्हाट्सएप के जरिए, हम बात करें कि किस तरह से एटीएम को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से एक पूरा जाल इसके लिए काम करता है। और जाल हम इसलिए कह रहे हैं, एक बड़ा गिरोह इसलिए कह रहे हैं कि बालाघाट में जो कुछ सामने आया, कोई वो 1, 2, 4, 5, 10 लोग नहीं थे, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो ठगी करते थे। और जो आईटी के महाठग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, और यही कारण है कि अब एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अभी बीच में जिस तरह से सोशल साइट्स को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, तमाम सोशल साइट्स पर जिस तरह से सरकार ने नकेल कसने की बात की थी, उसके बाद तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। समय के साथ दुनिया बदली, देश बदला, समाज बदला और लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया। ठीक इसी तरह अपराध और अपराधियों के तरीके भी बदले हैं। आज के अपराधी पढ़े लिखे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, जिसके जरिए उन्होंने क्राइम को भी हाईटेक बना दिया है। हम इस तरह के अपराध को साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। किस चालाकी से लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाते हैं ये क्रिमिनल। इसकी बानगी देखी गई मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां करीब 20 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया। एक या दो नहीं, बल्कि साइबर क्राइम के इस मामले की ये चेन में 5 से 600 लोग जुड़े हैं। बालाघाट पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो सुनने वाले हैरत में पड़ गए। 300 से ज्यादा मोबाइल फोन, 10 लाख रुपए नकद और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हैरान करती है और चिंता में भी डालती है कि कहीं कोई हमारे बैंक अकाउंट पर भी तो नजर नहीं रख रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने खुद बताया है कि किस चालाकी से 20 करोड़ की ये महाठगी की गई। 18 राज्यों में यह काम चल रहा था, 500-700 लोग इसमें लगे हुए थे। बड़ा गंभीर किस्म का मामला था। ये ओटीपी के द्वारा फ्रॉड करते थे, ओटीपी पूछ लेते थे, पासवर्ड पूछ लेते थे, और अधिकांश लोग जामतारा, देवघर जो झारखंड में आता है, वहां से पकड़े गए। आप सबके माध्यम से एक प्रार्थना सभी से करूंगा कि कोई मोबाइल खराब होने के नाम पर, मोबाइल रिचार्ज के नाम पर ओटीपी का नंबर वगैरह मांगे तो कृपा करके न दें, और इस तरह की कोई शिकायत उनके ध्यान में हो तो अभी बालाघाट पुलिस के ध्यान में वो शिकायत जरूर डालें। लोगों को झांसा देकर उनके बैंक अकाउंट से रकम उड़ाने तक ही ये मामले सीमित नहीं है। सोशल साइट्स पर फेक आईडी बनाकर लोगों से ठगी, ब्लैकमेलिंग, ये तमाम संगीन अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। खासतौर से महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं के जरिए साइबर क्राइम के मामलों में खासी बढ़ोतरी देखने में आ रही है। आम अपराधियों से कहीं ज्यादा चालाक और शातिर हैं ये क्रिमिनल, जिन पर नकेल कसना टेढ़ी खीर से कम नहीं। हालांकि ये भी सच है कि पुलिस भी बढ़ते साइबर क्राइम पर लगम लगाने में पीछे नहीं है।
लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल साइट्स का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उस पर लगाम कैसे लगे। हालांकि आईटी कानून में बदलाव के बाद सोशल साइट्स पर नकेल तो कसी गई, लेकिन क्या इतने भर से इसका दुरुपयोग कम होगा। सवाल तो ये भी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रसार के फेर में हमने खुद ही तो नहीं क्रिमिनल के हाथ में ये टूल किट थमा दिया। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। में आईटी के महाठग बालाघाट तो एक उदाहरण है और कोई ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात सामने आई हो। लगातार इस तरह की चीज़ें सोशल साइट्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या साइबर क्राइम के नाम पर जो कुछ लंबे समय से चल रहा है, सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। आखिर लगातार जो साइबर क्राइम के मास्टर माइंड हैं वो कैसे उनकी तादाद बढ़ रही है, कैसे उनके पैर तेजी के साथ समाज में फैल रहे हैं और किस तरह से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं और अपना शिकार बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अहम विषय है, अहम मुद्दा है, हर व्यक्ति से जुड़ा, हर घर घर तक जुड़ा ये मुद्दा है और इसी पर आज चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा, उसके बाद हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं रमेश शर्मा साहब, न्यूज़ वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। गुलरेज जी, आपका भी स्वागत है। और राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। राकेश जी भी आपका मैं स्वागत करूंगा। मसला अहम है और मसला चिंताजनक भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति अब कहीं ना कहीं इसकी चपेट में धीरे धीरे सने सने आता जा रहा है। उसका कारण ये भी है कि हम जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का हम उपयोग कर रहे हैं, हम एटीएम में जाकर उपयोग कर रहे हैं, जो सावधानी या जो तमाम सारी चीज़ें हैं हमको पता ही नहीं है और इस तरह के जो क्राइम के मास्टर हैं आते हैं, काम करके चले जाते हैं। सबसे पहले मैं रमेश शर्मा साहब के पास में आऊँगा। रमेश जी, जिस तरह से एक बालाघाट का उदाहरण हमारे सामने है, 20 करोड़ की ठगी वहाँ पर हुई है, तो कोई ये ऐसा मौका नहीं है कि बालाघाट में ऐसा पहला मामला आया और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कितना चिंताजनक है सर इस तरह की जो सोशल साइट्स के जरिए या साइबर क्राइम्स जो लगातार बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक है। सोशल साइट्स के जरिए, टेलीफोन के जरिए और भी जो संपर्क के जितने भी माध्यम हो सकते हैं उनके माध्यम से ये ठगी करने का, लोगों को धोखा देकर के उनसे पैसा ऐंठने का, ब्लैकमेल करने का ये सिलसिला बिल्कुल चला हुआ है। आप ये जो अभी जैसे ये बालाघाट की जो घटना है वो केवल बालाघाट की तस्वीर नहीं है, उनके तार दूसरे प्रांतों में भी, दिल्ली में, उत्तराखंड में और अन्य प्रांतों में भी उनके तार जुड़े हुए हैं और पुलिस की सारी जांच कर रही है। मैं उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ। पिछले 2 महीने में अकेले भोपाल शहर में 70 घटनाएं हुई हैं। इसी हफ्ते एक दिन ऐसा था कि उस अखबार में एक दिन 4 घटनाएं छपी हुई। इसी दिन हम अखबार में ऐसी घटना पढ़ते हैं कि किसी को टेलीफोन पर ठगा, किसी का नंबर पूछ करके उसके बैंक अकाउंट से गायब हो गए पैसे। एक कहीं की घटना ये छपी हुई थी कि उन्होंने एटीएम में कुछ पिन फंसा करके पैसे निकाले। तो ये जो उसका कारण यह है कि समय के साथ व्यक्ति में जो श्रमशीलता है, परिश्रमशीलता है, कर्मठता है, वो घट रही है और शान शौकत का, दिखावट की, सजावट की जिंदगी ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए उसको पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें कर्मठता, कर्मशीलता और श्रम साधना कम हो रही है। लिहाजा वो 2 नंबर के तरीके से पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है, धोखा देता है। तो ये अपराध बढ़ रहा है। इसके लिए बहुत आवश्यक जो है वो समाज में जागरूकता की है कि सोशल साइट पर अगर किसी को उन्होंने दोस्त बना लिया है तो उसकी बातों में ना आए, ये दोस्त को दोस्ती तक सीमित रखे। पैसों का लेन देन, ऐसी घटनाएं भी हो रही कि सोशल साइट पर दोस्ती की, मान लीजिए कोई महिला हो गई तो उसको होटल में बुला लिया। तो मोटे तौर पर हमको सोशल साइट का इस्तेमाल सावधानी से करना है। जो भी अनजान आपके दोस्त हैं उनसे सावधानी पूर्वक करना है और पैसों के लेन देन का तो संपर्क सोशल साइट पर बिल्कुल न किया जाए।
ये समाज की सावधानी से। चलिए रमेश जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा इससे आगे का सवाल लेकर। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में हैं। गुलरेज जी, मैं जिस तरह से लगातार बात कर रहा हूं कि ये बालाघाट जो मामला हुआ है साइबर का कोई पहला नहीं है। हम, आप, राकेश जी, रमेश जी, इन चीज़ों से लगातार हमने देखा कि एक समय और अभी भी बिहार तरफ से किस तरह से कॉल आते थे, किस तरह से कहा जाता था कि फलाने बैंक में आपका अपडेट करना है, या फिर झारखंड में जिस तरह की चीज़ें हुई, ये तमाम सारी चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं, इसकी शिकायतें भी लंबे समय से चल रही हैं। क्या इस पर जिस तरह से नज़र रखी जाना चाहिए, जिस तरह से एक्शन प्लान इसके लिए होना चाहिए, वो अभी नहीं बन पाया है? क्योंकि साइबर क्राइम बहुत तेजी स्पीड उसने पकड़ ली है, लेकिन उस स्पीड से इसको रोकने के प्रयास अभी नहीं हुए हैं। ये बात तो मैं बड़ी स्पष्टता कहूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है और बालाघाट पुलिस की जो साइबर क्राइम की ब्रांच है वो बधाई की पात्र है, क्योंकि जो रैकेट था साइबर फ्रॉड का कि मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ था, और मध्य प्रदेश की पुलिस शाखा ने और मध्य प्रदेश की साइबर सेल ने इसको बहुत जल्दी इसको पकड़ा। इसके जो इसमें जुड़े हुए लोग थे, कई लोगों को उसमें पकड़ा, कई सिम कार्ड्स पकड़ा, और सिम कार्ड्स का पकड़ना जो होता है ना, वो एक फॉरेंसिक एविडेंस होता है जो दूसरे जो अपराधी होते हैं उन तक जाता है कि और उनकी लिंक्स कहां तक है उसका भी पर्दाफाश करता है। लेकिन मैं यदि पॉलिटिकल विवरण में बात नहीं करूंगा, एक बात याद रखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार है उसकी भी स्पेशल ब्रांच है कि हम तकनीकी रूप से हमारे पुलिस और हमारी जो साइबर और फॉरेंसिक यूनिट्स थे उनको अपडेट करते रहे, क्योंकि ये जो चीज है ना ये रोज के रोज नई प्रगति पाती है, और केवल हिंदुस्तान में नहीं ये दुनिया भर के लिए एक चुनौती है। मैं कुछ आंकड़ा रखना चाहूंगा सामने। अभी तक कुछ महीनों पहले की दुनिया का सबसे बड़ा यदि साइबर अटैक कहीं हुआ है तो अमेरिका में हुआ है, और उसमें इतना बड़ा हुआ है कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर प्रतिष्ठान है उनका तक डाटा लीक हो गया। फिर उसने देखा जो इंपीरियल पाइपलाइन थी जो अमेरिका के कई प्रांतों को गैसोलीन की सप्लाई करती थी वह ठप पड़ गई। वो भी क्यों हुई? साइबर अटैक के माध्यम से। और साइबर अटैक किस प्रकार से किया गया था ये हमको समझने की जरूरत है पूरी, कि जो लोग उनकी कंप्यूटर्स के थ्रू उन्होंने रैंसमवेयर डाला। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो साइबर ठगी के नाम पर हर साल लगभग 20 अरब US$ दूसरी कंट्री से चुरा लेता है। वो उसका पूरा के पूरा जो न्यूक्लियर पावर और बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है केवल ये साइबर फ्रॉड की वजह से चल रहा है। ये बहुत जरूरी है कि साइबर हाइजीन के विषय में आम जनता भी इस पर ध्यान रखे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी कल परसों की बात है, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय सुहास जी, उनका एक फेक आईडी बनाया गया फेसबुक पर, और लोगों को उनके नाम से कुछ ना कुछ मांगने की प्रक्रिया चल रही थी। उसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया, उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, वो सब चीजें अभी जो है जांच भी चल रही है, पकड़ा जाएंगे लोग भी। तो ये यहाँ तक होता है। कुछ दिनों पहले मुझसे ही, थोड़ा सा मैं आपको जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मुझसे भी ये हुआ कि मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ रही है एक महिला कि आपको 10,000 रुपए का कूपन मिल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर बताएं। तो मैं जानता था क्रेडिट कार्ड का नंबर कभी पूछा नहीं जाता, तो मैंने स्पेसिफिकली डिनाई किया, और मैंने वो नंबर था जो पुलिस को दिया कि इस नंबर पर मेरे पास फोन आया था। तो ये देखिए हमको साइबर हाइजीन का सेंस रखना होगा जिस प्रकार से। चलिए, काफी गुलरेज जी आप जी बोलिए। चलिए मैं आऊंगा, काफी अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर डॉक्टर गुलरेज की जनता इतनी अवेयर नहीं है, जनता इतनी होशियार नहीं है, आप बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं, आपने इस चीज को पकड़ लिया। अब मैं राकेश सिंह यादव जी के पास में आता हूं। राकेश जी, क्या कहेंगे इस तरह की जो ठगी, पूरा एक रैकेट अभी से नहीं लंबे समय से चल रहा है। हालांकि बालाघाट पुलिस ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, निश्चित तौर पर वो सभी पुलिस के अफसर जो वहाँ पुलिस वाले हैं वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन मसला काफी गंभीर है। किस रूप में देखते हैं आप इस साइबर क्राइम को, राकेश जी? का विस्तार होता है जी, तो निश्चित तौर पर जितने उसके फायदे होते हैं उससे ज्यादा नुकसान की तैयारी
वहाँ के अपराधी तत्व कर लेते हैं। जी। इस पूरे क्राइम में जो साइबर क्राइम आज हो रहा है, अब कई जगह आपने देखा साइबर सेल बने हुए हैं, सरकारों ने बनाए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अगर मोबाइल प्रशिक्षण की कार्य योजना सरकार एक प्रोग्राम शुरू करे, क्योंकि मोबाइल हर गरीब व्यक्ति के पास है, अनपढ़ के भी पास है, वो समझता नहीं है, उसके भी पास है। ये मोबाइल एक ऐसी वस्तु हो गई है जो आपको दिन रात यूज करना है। अगर सरकार की तरफ से कोई जागृति का प्रोग्राम शुरू हो और मोबाइल के फीचर और उसकी सावधानियां हर जगह कैंप लगा के समझाई जाएंगी, तो काफी हद तक जो ये क्राइम, साइबर क्राइम हो रहे हैं, पैसे लेने के या एटीएम नंबर पूछने के या क्रेडिट कार्ड नंबर पूछने के, ये कम हो सकेंगे। क्योंकि मैक्सिमम ये लोग जो निशाना बनाते हैं महिलाओं को, युवाओं को या बच्चों को, वो उनके टारगेट होते हैं। अगर इनको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत सरल भाषा में समझाया जाएगा, देखिए जो बहुत समझदार हैं, लैपटॉप चलाते हैं, वो तो जानते हैं कि वो इस क्राइम में नहीं फंसते हैं, लेकिन बहुत सरल और सिंपल लोग इस क्राइम में सीधे फंस जाते हैं। कई लोग तो रिपोर्ट भी नहीं लिखाते हैं। बिहार, झारखंड से लेके आप साउथ तक चले जाएं तो ये एक उद्योग के रूप में फल फूल गया है। लगातार फोन लोगों के पास आते हैं, लालच दिए जाते हैं और लोग उसके घेरे में आते हैं कि 1000-2000 की ठगी होती है तो वो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती, वो लिखाने भी नहीं जाते कई बार लोग। अगर सरकार एक कार्यक्रम आयोजित कर दे और नियमित रूप से, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग टेस्ट होता है, ऐसे इस तरीके से मोबाइल का भी प्रशिक्षण अगर दे दिया जाता है या उसको आप स्कूल के कोर्स में शामिल कर दीजिए, क्योंकि ये तो अति आवश्यक वस्तु हो गई है। स्कूल के पाठ्यक्रम में अगर वो शामिल हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी, और अभी प्रशिक्षण के चला के जो लोग अभी शिकार हो रहे हैं वो भी बचेंगे, वो आने वाली पीढ़ी भी उस चीज की अभ्यस्त हो जाएगी, तो आपका साइबर क्राइम बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ऐसी जगह। लेकिन राकेश जी अगर यही जिम्मेदारी बैंकों को दे दी जाए, यही जिम्मेदारी बैंकों को दे दी जाए, क्योंकि ये कहा जाए कि भाई आपने सुविधाएं तो दे दी हैं, आपने एटीएम दे दिया है, आपने फोन पे दे दिया, आपने गूगल पेमेंट दे दी, तमाम सारे के आपने ये सारे ई पेमेंट दे दिए हैं, लेकिन इसके अनुसार आपने लोगों को जागरूक नहीं किया। तो ये तो बैंक भी ऐसा कर सकती है कि बैंक इस पूरा एक सिस्टम डेवलप करे, कहीं ना कहीं अपने जो उसके ग्राहक हैं उनको तमाम सारी चीजों का अवगत कराए। राकेश जी जी, संयुक्त प्लान होना चाहिए। देखिए, बैंक एक एजेंसी है, या कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू जो करते हैं वो दिल्ली में और कोई बंबई में और कोई बाहर देश में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार एक निजी एजेंसी है। उनके पास हर गांव, हर तहसील, हर जगह आपके पास लोग हैं। आप शिक्षा विभाग के माध्यम से ये पहल चला सकते हैं। हर ग्रामीण स्तर पे एक सेमिनार आयोजित हो सकता है, मोबाइल के फीचर समझाए जा सकते हैं। जो सावधानी प्रमुख रखना है 5-6 जो हम सब समझते हैं, वो एक ग्रामीण को भी अगर हम समझा देंगे तो फिर वो उनके झांसे में नहीं आएगा। क्योंकि मोबाइल पे कभी भी ऐसा कोई लॉटरी के जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, रोज छपते हैं, ये वजह ये है कि हर बार एक नया शिकार होता है और वो मोबाइल खरीदने के बाद मोबाइल के फीचर्स नहीं जानता है, वो कुछ सेव कर लेता है, वो कैसे लिंक में उस पर चले जाता है, ये उसको कुछ भी नहीं मालूम। कई लिंक ऐसी आप क्लिक करेंगे आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें टेक्निकल लोग अगर समझाएंगे ग्रामीण परिवेश में भी सीधी सरल भाषा में, और शिक्षा विभाग इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। चलिए, काफी हम बात मुझे लगता है राकेश सिंह जी कर रहे हैं, इस दिशा में एक बेहतर बात वो कर रहे हैं। मैं वापस एक बार फिर रमेश शर्मा साहब के पास में आऊंगा। रमेश जी, जिस तरह से डॉक्टर गुलरेज जिस तरह से कह रहे थे कि किस तरह का क्राइम हमारे देश में नहीं, कैसे अमेरिका में बढ़ा या अन्य देशों में बढ़ा, तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जिस तरह से जो साइबर क्राइम के जो मास्टरमाइंड हैं, जितने हाई टेक हैं, उसके अनुसार क्या हमारी जो साइबर क्राइम को लेकर जो पुलिस व्यवस्था है वो उतनी दुरुस्त नहीं है, या फिर गुलरेज जी जो कुछ कह रहे हैं कि फलाने देशों में इस लेवल का साइबर क्राइम हो रहा है, तो क्या उनको वहां पर भेजकर इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या फिर जो तमाम सारे इक्विपमेंट ट्रेस करने के लिए होना चाहिए वो अभी हम पुलिस के पास नहीं है, तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है क्या रमेश जी? सारी सुझाव आए हैं, जो बातें कही है दोनों प्रवक्ताओं ने, ये बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए, अपराध आगे चलता है और पुलिस एक कदम पीछे चलती है। अपराधी नई खोज करता है तो उससे बचाव के लिए बाद में कानून बनता है। तो मोटे तौर पर अभी मान लीजिए, अभी जिस लेवल का अपराध हो रहा है उस लेवल की आपने सावधानी बरतती है तो अपराधी एक कदम आगे हो जाए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय इसके लिए है कि सरकार जो तकले ट्रेनिंग कैंप बैंक वाले चलाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, स्वागत की बात है, लेकिन व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी हाथी की दुर्घटना घटती। माँ बाप को अपने बच्चों को मोबाइल चलाने से पहले, युवाओं को मोबाइल चलाने से पहले, जिस तरीके से हम गाड़ी पर ड्राइविंग खुद सिखाते हैं और बाद में उसकी गाड़ी खरीद करके देते हैं,
ठीक उसी प्रकार हमको कहीं ना कहीं घर के अंदर अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को सावधानी बरतना है कि दूसरे के लालच में नहीं आना है। मानकर के चलिए कि मनुष्य का स्वभाव लालची है और लालच से पैसा कमाने वाले लोग भी दुनिया में है। एक जमाने में आया करते थे कि हम नोट टुकने कर देंगे, वो ठग के चले जाते थे, आ जाते थे कि हम सोना बढ़ा देंगे, ठग के चले जाते थे। तो अब क्योंकि अगर उस पर जागृति आई है तो मोटे तौर पर समाज की जागृति का ही एकमात्र रास्ता है। आप सावधान रहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई फोन नहीं आते क्या, मेरे पत्नी के पास बहुत फोन आते हैं कि OTP नंबर बताइए, आपका खाता बंद होने वाला है। हम कह देते भैया तू बंद कर दे। तो कुल मिलाकर के ये सारे फोन लोगों के पास आते हैं। जो सावधान रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, जो सावधान नहीं रहते, मेरे पास लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई फ्रेंड के रूप में आता है और फिर पता लगता है कि सब गड़बड़ है। तो मोटे तौर पर सावधानी समाज को बरतना है, हमें अपने परिवार को जागरूक करना है, तभी अपराधों पर नियंत्रण हो पाएगा। चलिए रमेश जी, काफी हम बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि लोग ये समझ लेते हैं कि भाई वो तो गुलरेज जी के साथ ठगी हुई है, वो तो राजेश जी के साथ ठगी हुई है, मेरे साथ थोड़ी होना है। जिस तरह से हमने कोरोना में देखा कि लोग ये समझते रहे कि भाई उसको कोरोना हुआ, मुझे थोड़ी होना है, इसलिए काहे का सोशल डिस्टेंसिंग, काहे का मास्क, तमाम तरह की चीजें करी गई, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। अनलॉक हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां अब भी देखी जा रही हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, आपके पास में आऊंगा, आप कुछ कह रहे थे। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी जो समस्या है ये कॉम्प्लिसेंट बिहेवियर जो हम लोगों का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि बहुत सारे एप्स भी जो है वह भी आपका डाटा भी चुराती हैं और दूसरी तरह से भी पैसा भी चुरा सकती हैं। लेकिन समस्या क्या है कि कोई भी ऐप हो, उस हर फोन के ऑलमोस्ट इनबिल्ट सिस्टम होता है कि जब तक आप उसको कैमरा यूज करने की, आपकी दूसरी चीजों को पढ़ने की, आपके डॉक्यूमेंट असेस करने की, आपकी गैलरीज असेस करने की परमिशन नहीं देते हैं, वो उसको असेस नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते किसी चीज को कि 10 लाइन भी क्यों पढ़े, हर चीज को ओके 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 करते जाते हैं। फिर दूसरी चीज एक लालच होती है। देखिए बिना लालच के कोई भी इस प्रकार की घटना यूजुअली नहीं हो पाती निष्पादित। फिर कोई आपको लालच देता है पैसे का, आप उसके चक्कर में आते हैं। और ये जो लालच में आने वाले जो मेजरली होता है ना चंक, वो चंक होता है जो स्मार्टफोन का भी उपयोग करता है, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी उपयोग करता है। जो हम गांवों की बात करें यूजुअली, तो वो लोग इंटरनेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से इस तरह से नहीं जुड़े हैं, उनके साथ इस तरह से हैक्स नहीं होते हैं। ये मेजरली जो होती है ये मध्यम वर्ग और अपर मिडिल क्लास, उनको टारगेट करके बनाई जाती है क्योंकि वो सब चीजों को यूज पढ़ा लिखा वर्ग है लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहता। ये जो वार्निंग्स जो आती है 2-4 पन्नों की, उनको पढ़ना नहीं चाहता, तो उस कल्चर को चेंज करना होगा। जहां तक सरकार की बात है, हमारे राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों ना इसको हम स्कूल सिलेबस में लागू कर दे। पिछले, क्योंकि मैं स्कूल का संचालन करता हूँ, पिछले हर स्कूल में आई थी साइंस की और उन्होंने बच्चों के सेमिनार्स कंडक्ट किए थे। स्कूल में अलग अलग कार्टून के फॉर्म में पोस्टर्स भी लगाए थे कि साइबर स्वच्छता कैसे रखना है। देखिए इसको बहुत फैलाने की आवश्यकता, फैलाई जाएगा। और आप ये मान के चलिए जो बालाघाट में हुआ या कुछ समय पहले मुंबई में हुआ था, ये पहला और अंतिम नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होना है, 5G आएगा, 6G आएगा, टेक्निक्स बदलेंगी, तो हमको चौकन्ना रहना है बतौर समाज भी, वो पढ़ने की आदत डालना बिना पढ़े किसी चीज को। चलिए काफी हम बात डॉक्टर गुलरेज शेख साहब कर रहे हैं। 5G भी आएगा, 6G भी आएगा। जब अब ये हालात है तो क्या फिर इस तरह के जो क्राइम एक्सपर्ट हैं पूरा बैंक का बैंक उठा ले जाएंगे? इसके आगे की बात कुछ एड ऑन करना चाहेंगे राकेश सिंह जी, आप बोलिए। देखिए दोनों तरह की तैयारी की आवश्यकता है। एक तो समाज को जागृत करना, लोगों को सिखाना, ग्रामीण इलाके हैं, लोग बहुत इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मोबाइल के सिस्टम समझाना, ये लगातार होना चाहिए और इसकी प्रक्रिया को सरकार को शामिल करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन हैं या उनके जो अधिकारी हैं जो इनको ट्रेस करते हैं, वो काफी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आज भी साइबर क्राइम में अगर कोई FIR लिखाई जाती है तो उसको ट्रेस करने में काफी दिन लग जाते हैं, 8 से 10 दिन लग जाते हैं, कभी 15 दिन लग जाते हैं। क्योंकि अभी सारा काम आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन करना है, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि सब डिजिटल करना है, तो उसके लिए आपको मैनफोर्स इसमें बढ़ाना पड़ेगा। सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि किसी का भी 1 रुपया भी जाता है वो मेहनत से कमाया हुआ होता है और इसको सिक्योर करने के लिए सरकार को स्टेप उठाना पड़ेगी।
दोनों साइड से स्टेप उठाना पड़ेगी। लोगों को प्रशिक्षित भी करना है और उनके सुरक्षा के लिए जो आपका पुलिस बल है उसको विशेष रूप से मजबूत करना है। साइबर क्राइम के थाने जो हैं वो हर जगह आपको बढ़ाना पड़ेंगे, उनके अलग से पूरी मापदंड स्थापित करना पड़ेंगे। सिर्फ एक सीएसपी या एक डीएसपी के भरोसे पूरा शहर ऑपरेट नहीं हो सकता है। इंदौर जैसे 40 लाख की आबादी का शहर है, एक साइबर क्राइम थाना है, तो वहां से वो पूरा ऑपरेट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको जैसे हर जगह थाने वहां साइबर क्राइम ब्रांच आपको हर थाने में बनाना पड़ेगी और वो बहुत अलर्ट मोड पे रहे, उसमें अपग्रेड लोग लेना पड़ेंगे। चलिए राकेश जी, काफी अहम, मुझे लगता है कि बहुत अहम जो सुझाव है, जो बातें हैं, और जिस हिसाब से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसी के हिसाब से हाईटेक होना होगा, पुलिस को हाईटेक होना होगा। और जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब लोगों को भी जागरूक रहना होगा कि आपने हाथ में मोबाइल तो पकड़ लिया, आपने वो तमाम सारी जो सुविधाएं तो आप उनका उपभोग करने लगे कि फ़ोन से ही बिजली का बिल जमा हो जाए, फलाना पेमेंट हो जाए, स्कूल की फ़ीस जमा हो जाए, लेकिन उसके लिए जो एहतियात रखने की ज़रूरत है, जो सावधानी रखने की ज़रूरत है, शायद इस ओर ध्यान नहीं है। और यही कारण है कि जो साइबर क्राइम है और जो साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड हैं वो लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। लोगों को भी इस को लेकर ताकतवर होना होगा। पुलिस का जो काम है, साइबर क्राइम पुलिस का जो काम है, चाहे थाने बढ़ाने की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, हाई टेक इक्विपमेंट्स की बात हो, इस दिशा में भी काम होने की आवश्यकता है। लेकिन काफ़ी अहम सवाल है, कहीं ना कहीं सभी को इस दिशा में सोचना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश शर्मा साहब आपका, डॉक्टर गुरुरेज शेख साहब आपका और राकेश सिंह यादव जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह की घटना बालाघाट में हुई है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसीलिए सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।